गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, जस्ट 2 मिनट, 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स व्हाट आई वांट टू मेक राइट नाउ। सबसे पहला अनाउंसमेंट इज़ एन अपॉलॉजी। लेक्चर्स ये आने वाले थे 6 से 8 से 9 महीने पहले, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड एरा, कभी मैं कोविड से जूझ रहा था, कभी मेरी टीम, कभी मेरे एडिटर्स, बिकॉज ऑफ विच वी वर अनेबल टू provide the lectures which we were about to give few months back. But I promise now within next few days आपके जितने भी पेंडिंग लेक्चर्स थे सब के सब अपलोड हो जाएंगे as soon as possible. अच्छा, नाउ एक चीज़ और जो स्टूडेंट्स अब पूछ रहे हैं या कुछ टाइम बाद पूछना शुरू करेंगे, ये लेक्चर्स अमेंडेड है क्या, अपडेटेड है क्या? अब ये लेक्चर्स अपडेटेड है। मैं नवंबर 21 के स्टडी मैट से ये वाला लेक्चर और इसके जो पहले था वो एक लेक्चर और इसके बाद के सभी लेक्चर्स नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स की जो नई स्टडी मैट है, आप चाहो तो एक एक वर्ड वहाँ से मैच कर सकते हो। वहीं से मैं एक एक कंटेंट पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेट फ्रॉम मॉड्यूल। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे हम लोग बीच बीच में कुछ समराइज नोट्स यूज़ कर लेंगे, बाकी सब कुछ फ्रॉम मॉड्यूल। बिकॉज इस बार के जो पेपर्स मैंने देखे हैं जुलाई 21 के, द पेपर्स वर पथेटिक, नॉट एग्जैक्टली पथेटिक, the way we study things is pathetic, because of which the paper becomes pathetic and unimaginable, because of which I have decided हम लोग मॉड्यूल का एक एक कोना पकड़ के उसका ऑपरेशन कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ये हुआ अनाउंसमेंट पहला वाला ख़त्म। कमिंग टू सेकंड अनाउंसमेंट, एज आई सेड अर्लियर, ये लेक्चर्स अभी फ्रेश लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अब आप लोग के पास भी मौका है, अगर आप लोग चाहो कि आप इस लाइव लेक्चर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हो तो हम लोग जूम या गूगल मीट के ज़रिए आपको इन लेक्चर्स में लाइव इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स में लाइव ज्वाइन होना है, अच्छा याद रहे, अगर आप ये वीडियो जिस दिन मैं लेक्चर पोस्ट कर रहा हूँ, अगर इसके आप 2, 4, 6 महीने बाद देख रहे हैं तो आपके लिए पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये एप्लीकेबल सिर्फ तब हो सकता है जब आप लेक्चर्स जुलाई 21 या अगस्त 21 में देखना चाह रहे हैं, यानी कि फ्रेश अभी देखना चाह रहे हैं। तो क्या करूँगा, मैं गूगल फॉर्म का एक लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको उस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में फॉर्म फिलअप कर देना है। हमारी टीम की तरफ से आपको जब जब हमारे लेक्चर्स शूट हो रहे हैं, जो फ़िलहाल रोज़ शूट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे वीकडेज़ में शूट हो रहे हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे लिंक मिल जाया करेगा। आप उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और आपके सभी क्वेरीज लाइव हम उसी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं और आप इसी लेक्चर का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आना है तो आप उसमें आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। याद रहे, ये चीज़ 15 से 20 से 25 दिन जो अभी फ्रेश है तभी एप्लीकेबल है। एक बार सब लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते हैं उसके बाद में आई एम हेल्पलेस टू गिव दिस लाइव सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यूट्यूब पर तो ये हमेशा रहने ही वाला है, यू कैन एन्जॉय वेन एवर यू वॉन्ट टू। दैट्स इट। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन लेक्चर। ओके, सो नाउ आई होप पिछला लेक्चर रिवीजन हो गया हो, मॉड्यूल प्रैक्टिस हो गई हो, कुछ और समरी नोट्स अपने पास है वो भी देख लिए गए हो। सो वी आर गुड टू गो एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर सेक्शन, विच इज़ सेक्शन नंबर 13। नाउ जैसे अपन ने 2 सेक्शन सीखे थे गुड्स को लेके, विच वॉज सेक्शन नंबर 10 एंड 11। 10 था देसी, 11 था विदेशी। वैसे ही सर्विसेज में था 12 देशी और 13 है विदेशी। अब काफ़ी हद तक 12, 13 में सिमिलैरिटीज़ मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रहे 13 की मेन बात क्या रहेगी हमेशा, ये कौन सा है, दिस इज़ क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ईदर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से एक ना एक कहाँ पे होगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर दोनों के दोनों पर्सन में से एक भी पर्सन, यानी कि दोनों के दोनों पर्सन कहाँ पे है, टैक्सेबल टेरिटरी में, इन दैट केस ये सेक्शन, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, सेक्शन नंबर 12 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। ठीक है, एज यूजुअल ये है आपके मेन प्रोविजंस और हम लोग सीधा पढ़ते हैं एनालिटिकल व्यू ताकि और डिटेल में ऑपरेशन कर सकें। तो चलते हैं आगे, करते हैं ऑपरेशन। फाइन, जैसे वहाँ पे हमने सेक्शन नंबर 12(2) देखा था, वैसे ही यहाँ पे 13(2) है, विच इज़ अ जनरल रूल, जनरल सेक्शन। सेम चीज़ वहाँ थी, मैंने सेम लाइन कॉपी की है वहीं से, जिसका कोई नहीं उसका सेक्शन 13(2) इन क्रॉस बॉर्डर। ठीक है,
अब जनरल सेक्शन क्या था, अब अपन इतने बड़े हो गए हैं कि डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में भी तो क्या था, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की प्लेस ही क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है इतना, फाइन। अब चलते हैं स्पेसिफिक प्रोविज़न की तरफ। पुरानी यादें ताज़ा होंगी वापस से। पहला कौन सा है, अपना फेवरेट, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। नाउ अगेन सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल, मैं अपना मार्कर ले लेता हूँ, या सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स ऑन विच द सर्विसेज आर टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि जहाँ पे फिजिकल गुड्स चाहिए उन सर्विसेज को करने के लिए। मुझे कोई मशीन ठीक करनी है, अगर वो मशीन ठीक करने के लिए मुझे उस मशीन तक जाना होगा, यानी कि या फिर मशीन को मुझ तक आना होगा, तो ये कौन सी सर्विसेज है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है। ठीक है, तो यानी कि इन शॉर्ट अगर सर्विसेज ऐसी है कि वो रिक्वायर करती है कि वो जो गुड्स है जिस पे आपको सर्विस करनी है वो आपके पास प्रेजेंस में होने चाहिए, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन वेयर द सर्विसेज एक्चुअली इज परफॉर्म्ड। अब वो मशीन आपके पास बुला के वहाँ सर्विस कर रहे हो, तो मशीन कहाँ है, आपके पास है, तो वही क्या बन गई, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ सर्विस दे रहे हो तो वो प्लेस जहाँ मशीन थी वो क्या बन गई, प्लेस ऑफ सप्लाई। इन शॉर्ट जहाँ मशीन वही प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है देखो, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर टेम्परेरीली इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर्स और फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट एंड आर एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर्स या ट्रीटमेंट प्रोसेस विदाउट बीइंग पुट टू एनी अदर यूज इन इंडिया। ध्यान रहे क्या बातें हो रही हैं, हमने इंपोर्ट क्यों किया है, हमने इंपोर्ट किया सिर्फ और सिर्फ रिपेयर करने के लिए या कुछ उस पर ट्रीटमेंट करने के लिए, और हम उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दे रहे, इंडिया में यूज़ नहीं कर रहे। सर अगर इंडिया में यूज़ किया तो क्या, तो फिर ये एक्सेप्शन नहीं लगेगा। ठीक है, हमने लिया, काम किया, भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया वापस से बिना यूज़ किए, तो एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। और एक्सेप्शन में क्या होगा, जहाँ पे काम किया वो नहीं बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वहाँ पे अप्लाई होगा सेक्शन नंबर 13(2) विच इज़ योर जनरल प्रोविजन। वो क्या बोलता है, अगर रिसिपिएंट की लोकेशन है तो वही बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर, कब, जब उसकी लोकेशन अवेलेबल नहीं, यानी कि सेक्शन 13(2) ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर ये इस तरह का एक्सेप्शन क्यों दिया गया है, कभी लॉजिक सोचना इस बात का कि एक्सेप्शन क्यों दिया गया है। दिस एक्सेप्शन वॉज गिवन टू प्रमोट जॉब वर्क ऑफ इंडिया, जॉब वर्क इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। किस तरह से सोच पा रहे हो तो बताओ, सोचो भाई। जब पहले बात कर लिया कि आप जहाँ मशीन होगी वहीं पे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, तो फिर यहाँ पे एक्सेप्शन दे के ऐसा क्यों बोला गया कि रिसिपिएंट की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानने का। देखो मज़े की बात यहाँ पे क्या है, सपोज़ करो ये अपनी इसी बॉटल को लेके चलते हैं अपन। सपोज़ करो ये बॉटल नहीं, ये एक बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल मशीन है। ये मशीन बाहर किसी विदेश में पड़ा है और इसको ठीक करना बहुत सारे देशों को आता है। अपने इंडिया में भी बहुत सारे लेबर लोग हैं जिसको ये ठीक करने को आता है। ठीक है, अब ये मशीन ठीक करने के लिए इंडिया में अगर आती है और हमारे लेबर जिसको ठीक करते हैं, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ठीक किया वो होती है प्रोविजन के हिसाब से, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब यहीं पे टैक्स वैक्स चार्ज हो जाएगा और ये इंडियन सर्विस में काउंट हो जाएगा। दूसरे केस में जहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप मशीन इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, वापस एक्सपोर्ट कर दे रहे हो बिना कंट्री में यूज़ किए, तो हम क्या मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट लोकेशन कौन सी है, देश के बाहर की लोकेशन है ना। तो इन दैट केस अगर हम बाहर की, देश के बाहर की लोकेशन रेसिपिएंट की प्लेस मान रहे हैं और उसको ही मान रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब पहली बात IGST लग जाएगा और दूसरी बात एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएगा ना। हमारा देश, हमारे मंत्री, हमारे संतरी, हमारा RBI क्या चाहता है, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को या एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है ना। इसके लिए प्रोविज़न लाए गए हैं। और आपको अपने को अच्छे से पता है जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स तो एग्जेम्प्टेड होते हैं और उस पर अपने को GST भी रिटर्न मिल जाता है। इस वजह से एक्सेप्शन लाया गया। ये बातें थोड़ा डिटेल में समझो और सीखो और थोड़ा अप्लाई करने का ट्राई करो। ये आई वुड लाइक कि एग्जाम्पल्स आप लोग की साइड से हैं। ठीक है, चलो खैर देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा है टीम व्यूअर। जिसको नहीं पता है, वैसे तो अगर सीए के बच्चे हैं तो कभी ना कभी जीवन में टीम व्यूअर या एनीडेस्क को इस्तेमाल किया ही होगा। क्या करते हैं हम टीम व्यूअर से? कई बार क्या होता है, मशीन कहीं भी पड़ी हो, हमारे इंजीनियर्स इतने स्ट्रॉन्ग और इतने कैपेबल होते हैं, यहीं से टीम व्यूअर से ऑपरेट करके कहीं दूर खड़ी हुई पड़ी हुई मशीन को भी ठीक कर रहे होते हैं। उस केस में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब देखो, हो सकता है आप टीम व्यूअर यहाँ से ऑपरेट कर रहे हो इंडिया से, लेकिन मशीन कहीं बाहर पड़ी है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई? जहाँ मशीन पड़ी है, मशीन कहाँ पड़ी है? बाहर ही पड़ी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट। भाई कोई ऐसी सर्विसेज है जहाँ पे एक वी आर गिविंग इट टू इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ मशीन की बात हो रही है क्या? इंडिविजुअल कौन सी सर्विस देता है कोई इंसान? अरे मसाज करता है, स्पा करता है, और क्या सर्विस देता है? ओ ब्यूटी फ्यूटी पार्लर जो होता है। कभी ऐसा होता है क्या कि टीम व्यूअर से ब्यूटी पार्लर लड़की का मेकअप कर दिया? कभी भी नहीं होगा ना ऐसा। तो यानी कि क्या होगा? कोई ऐसी सर्विस जहाँ हम उसको सर्विस वी आर गिविंग इट टू इंडिविजुअल, और जिसमें फिजिकल प्रेजेंस रेसिपिएंट की चाहिए। अगर किसी के थोबड़े पे वो गंदा मेकअप लगाना है तो थोबड़ा सामने चाहिए ना, कि ऑनलाइन लगा देंगे? नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे क्या होगा? लोकेशन, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म। सिंपल सी कहानी है। आपका मन हो गया कि आपको मालूम पड़ा यूके में कोई एक बहुत बड़ी फेमस है जो मुंह अच्छा ख़राब करती है मेकअप करने में। आपका मन है, आपको वहीं से मुंह पे अपना वहीं से मुंह ख़राब करवाना है, मेकअप करवाना है। अब अगर उसको यहाँ पे लाए हो तो परफॉर्म क्या हो रही है यहाँ पे? यही क्या बन गई? प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप वहाँ जाके मुंह ख़राब करके आ रहे हो तो कहाँ किया? वहाँ पे। तो वही क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। याद है, इंडिविजुअल की सर्विसेज। ओके, सर्विसेज एट 1 and 2 अबव, ठीक है, जो ऊपर अपन सीखी। सप्लाइड एट मोर देन 1 लोकेशन इंक्लूडिंग लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। हाँ, ये देखो, ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है। इसमें ना अभी तक हम लोग वहाँ पे सेक्शन 12 में क्या सीख रहे थे कि एक से ज़्यादा स्टेट में सप्लाई हो रहा है, तो हम लोग स्टेट्स में बांट रहे थे, बिकॉज उसके हिसाब से हम लोग SGST, CGST, IGST चार्ज कर रहे थे अकॉर्डिंगली। दिस इज़ नॉट द केस यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल कि हम लोग 4 मशीन ठीक करना चाह रहे हैं। अब 4 मशीन में से एक मशीन, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है पूरा, एक मशीन इंडिया में ठीक की, एक कनाडा में, एक US में और एक UK में। 4 मशीन 4 जगह ठीक किया। अगर 4 जगह जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें से अगर एक भी लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में है ना, तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब क्या? अपने लिए इंडिया। समझ में आया? दिस इज डन टू इंश्योर कि कोई लूप होल ना बचे किसी भी लॉ के अंदर। कई बार लोग क्या करते हैं, एक साथ में 2 जगह का काम ले लेते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मेन काम इंडिया का ही कर रहे होते हैं, बट बाहर का हल्का सा एक काम ले लेते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट बोल सकें। और मैंने क्या बोला, ए बाबा हमको मत एड़ा बना। अगर तू जितने भी काम कर रहा है दुनिया में, अगर एक सिंगल प्राइस पे कोट किया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे कोट किया हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कहीं से भी ऐसा है कि एक भी कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस या इंडिया में हो रहा है या टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? वही क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। बाहर में गया, बाहर क्या कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ICAI इस पर काफ़ी बार घुमा के टेस्ट करता है, तो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, अब अगर स्टेट वाइज भी जाते हैं तो आप फिर बाद में स्टेट पे डिवाइड कर सकते हो। ईच ऑफ स्टेट यूनिटेड जैसे अपन करते थे ना पहले, वैसे डिवाइड कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इसके ऊपर ICAI पहले MCQs भी पूछ चुका है। इन केस ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड्स which are temporarily imported into India and are not put to use in India, the place of supply would be determined as per the provisions contained in section 13(2). याद आ रहा है? 13(2) के हिसाब से ये वही चीज़ है जो अपने ऊपर बात किया था, जो एक्सेप्शन में लिखा था, वही चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है। क्या था एक्सेप्शन में? आपने इंपोर्ट किया, आपने उस पर कुछ काम किया, और काम करके बे उसके क्या किया, बिना यूज़ के क्या किया, वापस एक्सपोर्ट कर दिया। तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई?
एज अ जनरल रूल रेसिपिएंट की प्लेस है तो वही, और नहीं है तो सप्लायर की प्लेस। वही सेम क्लैरिफिकेशन ICAI ने दोबारा दिया कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड्स के लिए। अब अगर नहीं पता आपको तो बता दूँ, जो डायमंड्स होते हैं हमारे जो स्पेशली जो गुजरात वाले हैं, गुजरातीज़ हैं, काफ़ी सारे बंगालीज़ भी हैं, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं डायमंड्स के अंदर, ठीक है। हालांकि बंगालीज़ तो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं गोल्ड वगैरह में, बट गुजरातीज़ आप देखोगे ना, हर थर्ड फोर्थ गुजराती ना युवराज क्या करता है, डायमंड मार्केट में काम करता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, जो रॉ डायमंड होता है, रॉ डायमंड उसको पॉलिश करने का काम करता है ताकि डायमंड चमकने में आ जाए। सो इन दैट केस हम इंडिया के डायमंड तो चमकाते ही हैं, लेकिन हमारे इंडिया के लेबर्स को, हमारे इंडिया के जॉब वर्कर्स को ऐसा क्या हो कि उनको बाहर के डायमंड चमकाने का मौका भी मिले। बेसिकली इन्हीं के वजह से ये एक्सेप्शन लाया गया था ताकि उनको बहुत सारा सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो डायमंड इंडिया में आ रहा है, टेम्परेरी इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा है, फिर एक्सपोर्ट हो जा रहा है, तो उस केस में दिस वुड बी कवर्ड अंडर 13(2) एज वी हैव लर्नड अर्लियर इन दिस सेक्शन। नाउ एक एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा था तो मैंने मार्क करके रखा है। A mobile company located in the United States of America takes services of a software company located in Bangalore। ठीक है, ध्यान रहे, मोबाइल कंपनी कहाँ की लोकेटेड है, USA की। सर्विस कहाँ से ले रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी इन बैंगलोर, इंडिया, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इन इट्स मोबाइल इन। मोबाइल तो USA में पड़ा है, हम यहाँ से कुछ कर रहे हैं। द इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड दिस सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम ऑफिस इन इंडिया, यानी कि वही एनी डेस्क या फिर टीम व्यूवर से सर्विस हम दे रहे इंडिया से। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर गुड्स यानी कि मोबाइल फोन आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि USA, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अच्छा लगा तो आई थॉट एक और एग्जाम्पल अच्छा है ये वाला। QR प्राइवेट लिमिटेड, उसने क्या किया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया फ्रॉम अ डायमंड मर्चेंट इन बेल्जियम for the purpose of cutting, polishing, finishing the same. After the work is completed, the finished diamonds are exported to the diamond merchant in Belgium. The place of supply क्या होगा वापस यहाँ पे, by QR Limited is the location of recipient of, यानी कि Belgium। यहीं पे ICAI ट्विस्ट क्या करता है, वो बोलता है फिनिशिंग किया और बाद में यहाँ पे ना 3-4 महीना यूज़ कर लिया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो बाबा नहीं चलेगा, तो ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ओके अच्छा सर, एक्सेप्शन नहीं मिला मतलब क्या होगा, विल कम टू जनरल रूल। द प्लेस वेयर सर्विसेज परफॉर्म कहाँ किया, इंडिया में, तो इंडिया क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, भर टैक्स चल पूरा। अच्छा सेम ये जो अपन ने पहले पढ़े वही बातें हैं, अगर मोर देन वन स्टेट है तो हम लोग जैसे बांटते थे वैसे ही बांटेंगे। मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, तो कैसे बांटेंगे, जैसे हमने वहाँ सीखे थे ना, रूल नंबर 3, 4, 5, 6 थे, वैसे ही सेम रूल यहाँ पे है, दैट इज़ लॉजिकल एलोकेशन। अब ये एलोकेशन आप रट्टा नहीं मार सकते, क्वेश्चन में एज पर सिचुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें मार्क भी की है, केसेस मार्क भी किए हैं, जिसमें से फर्स्ट केस आई फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट बाकी केस भी आपको देख के तो रखनी है। पहली बात, केस नंबर 1, सर्विसेज सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स, तो क्या होगा यहाँ पे, इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विसेज इन ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड। मतलब एक ही गुड्स पे अगर 2 स्टेट के सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो आप इक्वली बांट दोगे। देखो गुड्स में तो बहुत मगजमारी अपन कर सकते थे कि ये इतना वो इतना, यहाँ पे सिंपल फंडा है। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स, अब एक गुड्स नहीं है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गुड्स है, तो उस केस में क्या होगा, इन द रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑन विच सर्विस इज परफॉर्म एज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्विस परफॉर्म इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सिंपल सी एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पे, कि मैंने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 4 स्टेट्स में किसी मशीन पे काम करने का। अब अगर एक ही मशीन मैं 4 स्टेट में घूमते हुए कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो इक्वली डिवाइड कर दूँगा, दिक्कत वाली बात नहीं। मगर अगर 4 डिफरेंट मशीन्स हैं, अब हो सकता है एक स्टेट की मशीन 100 रुपये की हो, एक स्टेट की मशीन 1000 रुपये की हो, तो कैन आई डिवाइड इट इक्वली, द आंसर इज़ नो। तो भाई जिस स्टेट में उस
प्रोडक्ट का जितना इनवॉइस वैल्यू बनता है उसके रेशियो में बांट दो, है ना लॉजिकल एलोकेशन। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज सप्लाइड टू इंडिविजुअल्स अप्लाइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप याद आ रहा है, पुराना अपना गैप, आपने एफआर में सीख रखा है गैप। तो कुछ अदर सर्विसेज है जो तेरे इंडिविजुअल को आप गैप अप्लाई करो और काम करो। अब जो ऊपर पढ़ा अपन ने, मेरे को उसके ये एग्जांपल्स भी अच्छे लगे, तो आई थॉट हम डिस्कस कर सकते हैं जब पढ़ेंगे तब। हैव अ लुक। अ कंपनी सी which is located in Kolkata is providing the services of testing of a dredging machine and testing service on the machine is carried out in Odisha and Andhra Pradesh। देखो कहाँ का है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और सर्विस किस पे हो रहा है, टेस्टिंग ऑफ अ ड्रेजिंग मशीन एंड टेस्टिंग सर्विस। द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, एंड द वैल्यू ऑफ सर्विस इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश विल बी असरटेन्ड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस इक्वली। क्यों, मशीन तो एक ही है, काम तो एक ही हो रहा है। नेक्स्ट देखो, अ कंपनी सी विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है सी दिल्ली में है, इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ सर्विसिंग द 2 cars belonging to Mr. X। one car is of manufacturer J and other located दिल्ली में है और सर्विस बाय इट्स दिल्ली वर्कशॉप। और दूसरा एक गाड़ी है वो मैन्युफैक्चरर ए का है और वो कहाँ लोकेटेड है, गुड़गांव में लोकेटेड है, एंड इज सर्विस बाय इट्स गुड़गांव वर्कशॉप। द वैल्यू ऑफ सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट ऑफ हरियाणा रिस्पेक्टिवली shall be calculated by applying the ratio of invoice value of car J and of car A। सिंपल सी कहानी है, सपोज करो ना कार J और कार कौन सी है, ये कार J A सब नहीं है। सोचो ना, एक मारुति 800 है और एक जैगवार है, दोनों पे सर्विस दी जा रही है, 2 स्टेट में दी जा रही है, तो क्या हम इक्वली बांट सकते हैं? आंसर इज नो। जैगवार करोड़ों की बिकती है, मारुति 800 लाखों में चिल्लर में मिलती है। तो इन दैट केस हम लोग इक्वली नहीं बांट सकते। जब इक्वली नहीं बांट सकते तो जो भी उनका इनवॉइस वैल्यू है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उसके रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। याद रहे, भूलना नहीं। ये सब दिक्कतें कब आएगी, जब हम दोनों कार के लिए एक ही बिल इनवॉइस इशू कर रहे हैं। यानी इनवॉइस तो भले 2 इशू कर रहे हैं बट एक ही अमाउंट कोट कर रहे हैं, ठीक है। इनवॉइस तो 2 ही होंगे बट ऑब्वियस 2 स्टेट्स के हिसाब से एक ही अमाउंट कोट कर रहे हैं, एक ही एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं। अगर हम 2 सेपरेट एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं तो डजेंट मैटर, जो एग्रीमेंट में दिया है उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और है अब, ठीक है, आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 13(4) पे। सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये अपन ने पहले सीखा था देसी, अब देख रहे हैं विदेशी। सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक, क्या क्या हो सकता है, सेम जो पहले था, एक्सपर्ट्स की सर्विस, रियल एस्टेट एजेंट्स की सर्विस, एकोमोडेशन की सर्विस, होटल इन गेस्ट की सर्विस, राइट टू यूज़ प्रॉपर्टी की सर्विस, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है वो सारी सर्विस आ गई। अच्छा, इन सब केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। Above services supplied at more than one location including a location in the taxable territory। अगेन पुरानी वाली कहानी कि हम लोग सपोज करो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैंने एक ही बिल या मैंने एक ही अमाउंट चार्ज किया, मैं बोला कि मैं 1 करोड़ रुपीज़ लूँगा, टोटल 4 घर बनाने की बात किया, 3 घर 3 कंट्रीज़ में है और 1 घर इंडिया में है और एक सिंगल अमाउंट की डिस्कशन कर लिया। जैसे अपने पहले डिस्कस किया था, अगर चारों में से एक भी टैक्सेबल टेरिटरी में फॉल करती है ना प्रॉपर्टी, तो बाबा बाकी सब गया तेल लेने। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी मतलब हिंदुस्तान, ठीक है। ओके, सेम पुरानी कहानी है, अगर एक से ज़्यादा स्टेट में किया तो जैसे बांटते हैं वैसे बांट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल एक और है, पढ़ने की इच्छा है कि आगे चले, पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। मिस्टर सी एन आर्किटेक्ट, ओके तो आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली का है, एंटर्स इनटू कॉन्टैक्ट विद मिस्टर जेड ऑफ न्यूयॉर्क टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जेड लोकेटेड इन पुणे एंड न्यूयॉर्क। देखो, लेट अस ट्राई टू डू सम ऑपरेशन विद द एग्जाम्पल। सी कहाँ का है,
दिल्ली का है, और Z कहाँ का है, न्यूयॉर्क का है। तो पहली बात क्लियर है, सेक्शन 13 अप्लाई हो रहा है, इंटरनेशनल फंडा बीच में आ रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज ठीक है, कनेक्टेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर यहीं तक पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है कि जहाँ प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी की क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, एक पुणे में है और एक न्यूयॉर्क में। अरे बाबा, अगर एक इंडिया में है, एक टैक्सेबल टेरिटरी में, तो अपन क्या बोलते थे, अगर मोर देन वन लोकेशन पे काम हो रहा है और अगर एक भी लोकेशन इंडिया में है यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो व्हाट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब पुणे, मतलब इंडिया। सिंपल, यहाँ लिखा है। Since immovable property are located in more than one location, including a location in the taxable territory, the place of supply is the location in the taxable territory, that is Pune. तो ये याद रहे जनरल रूल, और ये भी याद रहे रूल क्यों बनाए, गफला एक्सपोर्ट का रोकने के लिए। अच्छा, मैंने डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शन वैल्यू ऑफ सर्विस जैसे पहले करते थे, सेम वही है। रूल 4 जैसे करते थे ना, रूल 8 आएगा इसके लिए, बट रूल 4 था ना जो ऊपर सीखा था 12 में, सेम मुतादिस मुतादिस सेम इट इज़ एप्लीकेबल है इसके लिए भी। तो ये तो ठीक है, अभी उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया बिकॉज पूरा सेम डिट्टो है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। कीप दिस इन माइंड, सेक्शन 12 के अंदर ये दोनों 2 सेक्शंस में थे, 2 सब सेक्शन में थे, यहाँ पे दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में डाल दिए गए। आज भी फंडा वही है, कोई कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्ट्स जो भी इवेंट होती है जिस तरह की, जहाँ पे इवेंट हो रही है वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और जो कोई एंसिलरी सर्विसेज भी है वही क्या, वो भी क्या होगा, इसी सर्विस का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अबाउट सर्विसेज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। देखो ये पॉइंट सब जगह ऑलमोस्ट कॉमन मिल रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रहे, अगर इंडियन गवर्नमेंट को, अगर मोदी सरकार को लूटने का या बेवकूफ़ बनाने का ट्राई करोगे तो फंस जाओगे, और लोकेशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन। अच्छा, ये देखो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, व्हाट इफ मोर देन वन लोकेशन एंड नन ऑफ देम इज इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये भी तो हो सकता है भाई, मोर देन वन लोकेशन है और सबकी सब कहाँ पे, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। इंडिया को दर्द कब होता है कि भले ही तुम्हारी 100 लोकेशन हो बाहर की, एक भी इंडिया की नहीं होनी चाहिए सिंगल जॉइंट एग्रीमेंट में। अगर सारी बाहर की है तब तो वो दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत नहीं है मतलब जेन्यून, मतलब क्या हुआ, आउटसाइड इंडिया, लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया विच इज नोन एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है एज ए क्लैरिफिकेशन, ताकि ध्यान रहे आप लोग भी इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ओके, मूविंग फर्दर, ये सब सेम कहानी है, वही मोर देन वन स्टेट है, वही तरीके से बाटम बाटी करनी है, तो अब इतना तो आप लोग बड़े हो गए होंगे। मूविंग फर्दर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरमीडियरी सर्विसेज एंड हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी सेम सर्विसेज अपने पहले देखिए वही है, जिसको प्यार से एक नाम और दिया जाता है, स्पेसिफाइड सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें सारी हैं, बैंकिंग कंपनी की सर्विसेज, एनबीएफसी की सर्विसेज, जो किसको दे रहे हैं, अकाउंट होल्डर को दे रहे हैं, या फिर इंटरमीडियरी सर्विसेज। सर क्या होता है इंटरमीडियरी सर्विसेज, ये अगर आपने ग्रुप 1 का लॉ ठीक से पढ़ रखा है तो वहाँ पे इंटरमीडियरीज आपने देखा है कुछ चैप्टर्स में। कौन है इंटरमीडियरीज, वो शेयर मार्केट के ब्रोकर्स और वो सब लोग जो हैं वो कौन है, सब इंटरमीडियरीज हैं। इनकी डेफिनेशन ऊपर भी लिखी हुई है, जिसको रेफ़र बैक करना, वापस रेफ़र करना है, जाके वहाँ पे भी रेफ़र कर सकता है। फ़िलहाल मुझे नीड नहीं लग रही तो मैं रेफ़र नहीं कर रहा, आप रेफ़र कर लीजिए। डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, पेट दर्द हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। अरे देखो ना, सिंपल फंडा है, अधिकतर केस में कॉमन सेंस अप्लाई करने का ट्राई करने का। अपन बैंक की सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज एसबीआई की बात करते हैं। आप एसबीआई में एक सर्विस मांगने के लिए गए, सप्लायर कौन, सप्लायर कौन सर्विस का, बैंक, रेसिपिएंट कौन, हम, सिंपल।
आप बैंक में गए सर्विसेज लेने के लिए, तो बैंक सर्विस कहाँ दे रही है? बैंक में दे रही है ना। कभी सुना है बैंक घर पे आके सर आपका सर वो चेक बाउंस हो गया सर, ये नया चेक लेके, ऐसा होगा कुछ? क्या नहीं होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याट्स, देखो ये स्पेशल मार्क किया हुआ है, इंक्लूडिंग याट्स वगैरह भी आ गए, बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ। कई बार क्या होता है कि 1 महीने के लिए भाड़े पे दिए जाते हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जैसे पता है आप जूम कार से कार हायर पे लेते हो, कभी सुना होगा तो। जूम मीट ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ियाँ मिलती है भाड़े पे, 1 मंथ तक के लिए अगर आप भाड़े पे ले रहे हो, सिवाय एयरक्राफ्ट के या वेसल के, क्योंकि एयरक्राफ्ट और वेसल बहुत बड़े आइटम होते हैं। अगर आप इनको भाड़े पे, मतलब आप बहुत बड़े आदमी हो, है ना, तो नॉर्मल चीज़ें भाड़े पे आप ले रहे हो, तो वो भी कहाँ पे कवर होगा? इसी में कवर होगा। सप्लायर ऑफ सर्विसेज का लोकेशन ही क्या होगा? ओह सॉरी, मेरा मार्कर, ओके। लेट अस सी एन एग्जांपल। XYZ and Sons, Kolkata is an agent who facilitates supply of goods between foreign customers and Indian sellers. क्या होगा सप्लाई यहाँ पे? Place of supply is the location of supplier of service, that is कोलकाता। सिंपल सी कहानी है, देखो ध्यान से समझोगे और करोगे। एजेंट कौन है? कोलकाता का। क्या कर रहा है वो? फैसिलिटेट कर रहा है, यानी कि सर्विस दे रहा है। क्या? गुड्स सप्लाई करने की। किसको? फॉरेन कस्टमर्स एंड इंडियन सेलर्स के बीच में दलाल बन के घूम रहा है, इंडिया का माल फॉरेन के कस्टमर्स को बिकवा रहा है। सिंपल सी कहानी है भाई, क्या होगा? कोलकाता ही होगा। मिस्टर डी, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन न्यू दिल्ली, हायर्स अ याक फ्रॉम अ कंपनी बेस्ड इन लंदन। लंदन से कितने दिन के लिए? याद रहे, अगर 20-30 दिन के ऊपर चला गया तो इस प्रोविजन में कवर नहीं होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज लंदन। सर इसी पे एक डाउट आना चाहिए, ये तो 30 दिन तक की बात कर रहा है, अगर 30 दिन से ज़्यादा के लिए लेना हुआ उस केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, हैव अ लुक ऑन दिस केस केयरफुली। मिस्टर डी कहाँ का है? न्यू दिल्ली का है। हायर क्या कर रहा है? याच हायर कर रहा है। कंपनी कहाँ की है याच की? लंदन में है। कितने दिन के लिए हायर कर रहे हैं? 20 दिन के लिए, जो कि 30 दिन के नीचे आता है। तो प्रोविजन ने क्या बोल दिया कि आप हायर कर रहे हो कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 30 दिन के लिए। तो आप इस प्रोविजन में कवर्ड हो जाओगे। कवर्ड होने का मतलब क्या है? सप्लायर की प्लेस क्या बनेगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। बट क्वेश्चन ये है, अगर ये 20 की जगह 31 डेज हो जाता, यानी 1 मंथ के ऊपर हो जाता, सेम पूरी कहानी सेम, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता? एनी गेसेस? अब देखो, ऐसी कंडीशन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन अगर एप्लीकेबल नहीं है, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बना है, तो व्हाट विल वी अप्लाई? जनरल। जनरल क्या बोलता है? रिसिपेंट का लोकेशन। इस केस में रिसिपेंट कौन है? न्यू दिल्ली। तो वही क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रिसिपेंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है, वो बंजारा है, ऐसी रोड पे भटकता रहता, घूमता रहता है, उसका एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, तब जाके क्या बनेगा? सप्लायर का लोकेशन। ये भूलो नहीं अपन कहाँ चल रहे हैं। ऐसा तो एकदम खो गई है, क्या होगा यार? 30 दिन के बाद होगा तो क्या होगा, है ना? अच्छा, अगर ये 20 दिन ही रहता और यहाँ पे याच की जगह पे लिखा हुआ होता एरोप्लेन, तो भी क्या होता? जनरल अप्लाई करते, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो। ये हमेशा याद रहे कि कुछ नहीं मिले तो ऐसा नहीं क्या करें, तो ऐसा कुछ था ही नहीं बुक में, अरे जनरल प्रोविजन। पब्लिक होती है एग्जाम में जाके, ये तो था ही नहीं। हम लोगों ने सेक्शन 13 सीखा है, इंटरनेशनल सीखा है,
देखो मेरे एग्जाम्पल के क्वेश्चन में एक बाहर का एक इंडिया का है, लेकिन वो कुछ मिल ही नहीं रहा था उसके जो पढ़ा था वो। अबे नहीं मेरा ढक्कन 32। ओके नेक्स्ट क्या है, इधर देखो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब यहाँ पे सब सेक्शन 9, 10, 11 और 13 तीनों एक ही साथ दे दिए इसी चार्ट में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कोरियर, कोरियर या मेल के अलावा अगर किसी चीज़ से ट्रांसपोर्ट करने का काम आप कर रहे हो तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ वो गुड्स पहुँच रहे हैं। ठीक है, जहाँ गुड्स पहुँच रहे हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, आप आदमियों को उठा के पटकने का काम करते हो, आदमियों को ट्रांसपोर्ट करते हो, तो क्या होगा प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स द कन्वे। सेम तो पहले था वही बात यहाँ पे, जहाँ से चढ़ा वही क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, आप फॉरेन फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, उधर बीच में एक मस्त सी आंटी आती है और आंटी बोलती है आप कॉफ़ी पियोगे, आप चाय पियोगे, तो वो सर्विसेज के लिए क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहाँ से आपकी फ़्लाइट चली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ मार्क किया तो देख लेते हैं। मिस्टर ए फॉरेन टूरिस्ट, एक फिरंगी है, हैज़ बुक्ड अ टिकट फॉर न्यू दिल्ली टू श्रीलंका, न्यू दिल्ली टू श्रीलंका, न्यू दिल्ली टू श्रीलंका, फ्लाइट फ्रॉम एयरलाइंस रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली फॉर अ कॉन्टीन्यूस जर्नी विदाउट एनी स्टॉप ओवर। स्टॉप होता तो भी क्या फ़र्क पड़ जाता, इन केस ऑफ कंटिन्यूस जर्नी अपन क्या देखते हैं स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो बुरा फ़र्क पड़ता है बीच में कितना रुक रहे हैं अपन। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एयरलाइंस इज द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, एम्बार्क कहाँ कर रहा है, न्यू दिल्ली। ठीक से, ओके। नेक्स्ट है सेक्शन 13-12 OIDAR सर्विसेज। ये ICAR का फेवरेट है, फेवरेट। जब उनको मन करता है ना और जब वो देखते हैं कि अब बच्चे OIDAR पढ़ना छोड़ दिए हैं कि एग्ज़ाम में हम ज़्यादा नहीं पूछते, ICAR OIDAR के वो मस्त क्वेश्चन पूछ लेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग हो सकता है नवंबर 21 में या मई 22 में OIDAR पे अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है। एटलीस्ट 1-2 मार्क का MCQ तो आ ही सकता है, और कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, OIDAR के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये तो अपन पढ़ ही लेंगे, बट इसके लिए डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि OIDAR होता क्या है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम OIDAR सीखने वाले हैं और अब OIDAR आ गया है। अब हम चलते हैं सीखने के लिए OIDAR। यहीं कहीं पे होना चाहिए, हम लोग मिल बांट के ढूंढ लेंगे। नहीं, और ऊपर ही होगा, ये रहा। ओके, फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट, बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट or an electronic network, and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimal human intervention and impossible to ensure in the absence of information technology, and includes electronic services such as advertising। अब यहाँ एग्जाम्पल दिए जो ज़्यादा समझते हैं आप लोगों को अच्छे से। एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, वन बाय वन अपन देखते जाते हैं। इंटरनेट पे एडवर्टाइज करना या क्लाउड सर्विसेज लेना, वो OIDAR में कवर होता है। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव का भी यूज़ किया है ज़िंदगी में आपने? गूगल ड्राइव की सर्विसेज यूज़ करने के लिए क्या गूगल का मालिक हमेशा वहाँ बैठा है आपको सर्विस देने के लिए? कोई और एम्प्लॉय वहाँ बैठा है सर्विस देने के लिए? आपको पता भी है आपको सर्विस दे कौन सा आदमी रहा है? नहीं पता।
एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, एक क्लाउड बना दिया है, एक स्टोरेज स्पेस बना दिया है, अब ऑटोमेट कर दिया, यानी कि सब कुछ आईटी पे चल रहा है, ठीक है। और क्या है, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंटरनेट। अरे सिंपल सी कहानी है, नेटफ्लिक्स देखते हो कि नहीं देखते हो कभी जीवन में? अब सीए के बच्चे कम देखते होंगे, बाकी नेटफ्लिक्स पब्लिक बहुत देखती है। नेटफ्लिक्स के अंदर क्या कोई बंदा ऐसा है जो जिसको आप बोलते हो ए भाई मेरे को मूवी दिखाना, ए भाई मेरे को शो दिखाना, फिर वो तुमको हाँ कौन सा देखना है पूछता है? ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। एक ऑटोमेटेड सर्विस है जहाँ पे दूर देश में बैठा हुआ कोई एक कंपनी है, उसने सॉफ्टवेयर बना दिया है, डेटाबेस बना दिया है, आप उसको एक्सेस करते जा रहे हो और उसके पैसे उसको भरे जा रहे हो। फिर और बहुत सारे ऐसे ही हैं, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, मूवीज़, टेलीविज़न शोज़, आपका हॉटस्टार वगैरह, ये सब चीज़ें, डिजिटल डेटा स्टोरेज एंड ऑनलाइन गेमिंग, ये सब किसका पार्ट है? OIDAR का पार्ट है। तो याद रहे डेफिनेशन क्या थी इसकी, ये ऐसी सर्विसेज है इसकी डिलीवरी किससे मीडिएट हो रही है, किस पे डिपेंडेंट है, किसके ज़रिए डिलीवरी हो रही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और वो आईटी भी किस तरह से आपको डिलीवर कर रहा है? इंटरनेट के ज़रिए डिलीवर कर रहा है, या किसी नेटवर्क यानी कि लैन वैन जो आप देखा है उसके ज़रिए आपको सर्विसेज पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी OIDR सर्विसेज। अब हम लोग किस में हैं? हम लोग हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 के अंदर OIDR का डिलेमेंस आया, इसका मतलब क्या है? सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर में से एक कौन है? इंडिया के बाहर का है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का। ये पॉइंट ध्यान में रहे। यानी मैं नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ, यानी मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, क्या मैं हॉटस्टार की बात कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि हॉटस्टार टैक्सेबल टेरिटरी का ही पार्ट है। सप्लायर भी इंडिया का ही है, अगर हम लोग देख रहे हैं सप्लायर भी इंडिया का ही है, रिसिपेंट भी हम इंडिया के ही हैं। लेकिन उस केस में अगर सपोज करो कहानी घर घर की, जो आज भी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, अगर वो एक्सेस कोई बाहर से रेसिपिएंट कर रहे हैं तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में प्रोविज़न क्या था और हम लोग कौन से पेज नंबर पे थे, अब ये मुझे ध्यान नहीं, गैस मार के आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे। ज़्यादा आगे आगे लगता है अपन, ज़्यादा आगे आ गए। फाइन, तो क्या होगा? The place of supply of OIDAR is the location of the recipient of service। जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसकी लोकेशन ही क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं जिसको हम इंडिया में बैठ के देख रहे हैं, तो रिसिपेंट इंडिया वाले हैं, तो ये इंडिया ही क्या बन जाएगा उसके लिए? प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन वाइसे वर्सा अगर मैं हॉटस्टार की बात करूं जहाँ पे वो देख कहाँ रहे हैं, सपोज वो देख रहे हैं बैठ के यूएस में, तो वो यूएस रिसिपिएंट है, तो वही क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। बगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन केस ऑफ OIDR। एज सच रिसिपिएंट्स नॉर्मली एक्सेस द सर्विसेज ऑनलाइन एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर लोकेशन। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है OIDR के अंदर, क्योंकि हमने एक प्रोविज़न तो सीख लिया, लेकिन रिसिपिएंट लोकेशन निकाले कैसे? फॉर एग्जाम्पल आज आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो सकता है नेटफ्लिक्स से आप किसी बीच पे बैठ के देख रहे हो सकता है घर में बैठ के देख रहे हो सकता है एयरपोर्ट पे बैठ के देख रहे हो। कहाँ से निकाले तुम्हारी प्लेस ऑफ रिसिपिएंट की लोकेशन? तो यहाँ पे देखो, द एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 12 लेज डाउन 7 कंडीशंस। ये कंडीशंस सारी काम की हैं, मैंने मार्क करके रखी है, इसलिए 7 कंडीशन बताता है आपको ये सबसेक्शन 12। अगर कोई भी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन, मतलब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट
नहीं कर रही है। कोई भी दो कंडीशन अगर ये 7 में से सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या मानेंगे, सर्विस रिसिपिएंट इज डीम्ड टू बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज इंडिया। मतलब 7 कंडीशन दी है, दो भी सेटिस्फाई होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट किधर का है, इंडिया का है। तो ये भी तो पॉसिबल है कि आप तो इंडिया के तो हो सकता है आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो यूएस में बैठ के, पॉसिबल है। अब फिर तो फंस गए ना अपन, क्योंकि एक बाहर का एक इंडिया का, लेकिन सर्विस तो इंडिया के बाहर ही इंजॉय हो रही है, तो क्या करेंगे। इसलिए 7 कंडीशन दी है। गौर फरमाइए 7 कंडीशन पे। पहली कंडीशन क्या है, द रिसिपिएंट गिव्स एन इंडियन एड्रेस थ्रू इंटरनेट। अब पता है बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जहाँ पे हमको एक्सेस करने के लिए हमको हमारा एड्रेस देना पड़ता है। अगर वो एड्रेस हमने इंडिया का दिया है तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, द पेमेंट इज सेटल्ड बाय एन इंडियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और अदर कार्ड। भाई हमने भले ही पेमेंट किसी भी कंपनी को किया है, हमारे हिंदुस्तानी बैंक के कार्ड से किया है, तो भी क्या दिखता है कि शायद इंडिया का ही बंदा हो सकता है। रेसिपिएंट ने क्या किया, इंडियन बिलिंग एड्रेस है, जो बिलिंग एड्रेस दिया है इंडिया का दिया है। अब जैसे मैं यूट्यूब का प्रीमियम सर्विसेज यूज़ करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे एड्रेस मांग रखा है, मेरा एड्रेस मैंने कहाँ का दिया है, इंडिया का ही दिया है। अब हो सकता है अगर मैं एक NRI हूँ और मैंने अगर एड्रेस US का ही दिया हुआ है, तो फिर भले ही मैं इंडिया में बैठ के देख रहा हूँ, ये कंडीशन क्या बोल रही है, एड्रेस कहाँ, एड्रेस तो वहीं का दिया हुआ है। ठीक, द कंप्यूटर और अदर डिवाइस यूज्ड बाय द रेसिपिएंट हैज़ एन इंडियन IP एड्रेस। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग IPCC के IT से गुजरे हो, वहाँ पे क्या तो सीखे ही हो, है ना। तो वहाँ पे सीखा था हमने ICP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, फायरवॉल, सब कुछ बहुत कुछ सीखा था जीवन में। तो बस अगर IP एड्रेस इंडिया का जा रहा है तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसिपिएंट यूजेस एन इंडियन बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट। अब भले ही कार्ड यूज़ नहीं किया, वे यूज़ नेट बैंकिंग जो कि इंडिया का था। द रिसिपिएंट यूजेस एन इंडियन बैंक अकाउंट, तो हो गया। द कंट्री कोड फॉर द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड यूज्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज ऑफ इंडिया। जो कोड्स होते हैं, जनरेट होते हैं जो ऑनलाइन, वो कंट्री कोड कहाँ का जनरेट हुआ है उस एप्लीकेशन पे, इंडिया का जनरेट हुआ है। या फिर द रिसिपिएंट रिसीव्स द सर्विसेज थ्रू एन इंडियन फिक्स्ड लैंडलाइन। सर्विस ऐसी है जो मैं इंडिया के लैंडलाइन पे ले रहा हूँ, अरे इंडिया का लैंडलाइन तो हिलेगा ही नहीं जगह से, तो क्या हो गया, वो इंडिया का हो गया। इन शॉर्ट, अगर ये 7 में से 2 भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेसिपिएंट इंडिया का है, और प्रोविजन क्या बोलता था कि रेसिपिएंट जहाँ का है वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि इंडिया बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सपोज करो आप हिंदुस्तान में रहते हो मगर ये 7 कंडीशन मीट नहीं हो रही, या फिर सिर्फ एक ही मीट हो रही है, तो उस केस में आपकी लोकेशन रेसिपिएंट की यहाँ मानी नहीं जाएगी, वो बाहर मानी जाएगी, तो बाहर ही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप द प्रोविजन इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सेक्शन नंबर 13. ये क्या है ना, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये सरकार की ताकत है। देखो यहाँ पे लिखा है, सेक्शन 13 empowers the government to notify any service for which the place of supply shall be place of effective use and enjoyment of services। तो क्या हुआ, सेक्शन 13 में ना गवर्नमेंट को पावर मिल गया। पावर क्या दिया गया कि आप जो सर्विसेज, मोदी सरकार, आप जो सर्विसेज नोटिफाई कर दोगे ना कि ये सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 में पूरे में क्या लिखा है, भाड़ में गया, लेकिन ये जो हम सर्विस बोल रहे हैं, इन सर्विसेज पे जहाँ पे इफेक्टिव यूज़ हो रहा है उस पर्टिकुलर सर्विस का, तो वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसा उन्होंने क्या किया, उनको पावर दिया था, और गवर्नमेंट ने वो पावर यूज़ भी किया। इधर देखो, फॉलोइंग सर्विसेज हैव बीन नोटिफाइड, ये पावर यूज़ करके नोटिफाई किया सर्विसेज। तो कुछ सर्विसेज दिए यहाँ पे, जैसा पहला सर्विसेज क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब ये क्या चीज़ है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, हम लोग उसको नाम से प्यार से क्या बोलते हैं, R&D, R&D सर्विसेज, ठीक है। किससे कनेक्टेड, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब देखो यहाँ पे चीज़ें दी हैं, अब ये ना, ये सब जो दिया है ना, ये सब केमिकल और टेक्निकल नेम दिए हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे एग्जांपल देखो दिखाता हूँ, क्या क्या सर्विसेज R&D में आती है इसके अंदर, इधर देखो, इंटीग्रेटेड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, सब म्हणजे का है, देखो इधर लिखा है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉर मेडिकल यूज। The steps include designing, compound evaluation, the drug metabolism, biological activity, manufacture of target compound, stability study, long-term toxicology. But ये सब तुमको नहीं पूछेंगे रे बाबा, तुमको क्लियर बताएंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं जो कनेक्टेड है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। आप बताओ सप्लाई का प्लेस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा 10 सर्विसेज दिए हैं, अगर आप बहुत फुर्सत में हो तो आराम से गूगल खोल के बैठना, हर एक सर्विसेज का मतलब समझते रहना और बाद में किसी डॉक्टर को सिखा देना जाके, क्योंकि आपको तो काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ देखो, व्हेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज स्पेसिफाइड इन सो एंड सो कॉलम आर सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कोई इंसान अपना कोई इंडिया का है, उसने किसको दिया सर्विस, लोकेटेड इन दी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब क्या हो गया, मैं कह सकता हूँ कि इंडिया वाले ने किसको सर्विस दिया, आउटसाइड इंडिया को सर्विस दिया, मतलब फिरंगी को सर्विस दिया। तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब हम इंडिया के, सपोज करो मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, कोविड का वैक्सीन बनाना मेरे को अच्छे से आता है, मेरे को ही सब आता है, लेकिन मेरे को इंडिया में कोई मानता ही नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट को बोलता हूँ सरकार मेरे को आता है, हट, ऐसा सुनो, हट, ऐसा मेरे को आता है, भाग यहाँ से, वहाँ से। अब तो चले गए ट्रम्प साहब, बट पहले ट्रम्प साहब थे, तो ट्रम्प साहब को मेरे पे बहुत ट्रस्ट था, तो ट्रम्प साहब ने मेरे को फ़ोन किया, निखिल जी आपको आता है ना बनाना वैक्सीन, हाँ मेरे को आता है। तो बोले अब बना दो, मैंने कहा सर पहले मुझे तो रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है करो। सर पैसा चाहिएगा, कितना चाहिए, कितना रुपया चाहिए। मैंने कहा सर आपके पास तो डॉलर है, रुपया क्यों भेजो, डॉलर भेजो। मैंने कहा डन। अब ध्यान से देखो, मैं टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया का हूँ, मुझसे R&D की सर्विसेज कौन मांग रहा है, ट्रम्प साहब, विच इज़ हु इज़ आउटसाइड इंडिया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब मैं उनको सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे R&D कर रहा हूँ। R&D करने के बाद ये R&D इंडिया को तो चाहिए नहीं, वैसे भी ये काम किसको आएगी, US में आएगी। तो इस केस में सिंपल क्या बोल दिया कि इस सर्विसेज का रेसिपिएंट कौन है, US। तो वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, ताकि मुझे एक्सपोर्ट बेनिफिट प्रोवाइड किए जा सके। समझ में आता है, पक्का। अच्छा यहाँ देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है, बहुत सिंपल सी कंडीशन है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टैक्सेबल टेरिटरी इज द प्रोवाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड सर्विस रिसिपिएंट नॉट। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, मतलब मैंने और ट्रम्प ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ऐसा ही बोल रहा है, तो कोई भी करेगा ही ना, वरना इंडिया वाले पागल है, ऐसे करेंगे रिसर्च, जन्म करेंगे, बड़े बड़े करेंगे रिसर्च, नहीं। Such supply of services fulfills all other conditions in the definition of export of service except the condition that the place of supply is outside India। अब देखो ये सब किस्सा आया, ये सब दिक्कतें आई क्यों, उसके बाद समझता हूँ सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है। देखो अगर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नोटिफाई नहीं किया होता ना, तो पता है हमने जहाँ सीखा है कि जहाँ पे गुड्स पे परफॉर्म हो रहा है वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये हम सब कुछ इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, तो फिर क्या बन जाता प्लेस ऑफ सप्लाई, इंडिया ही बन जाता। अब जब इंडिया बने प्लेस ऑफ सप्लाई, बाहर कोई कुछ बनेगा ही नहीं, जबकि इंडिया में वो यूज़ ही नहीं हो रहा। इफ़ यू कम टू माई एग्जाम्पल, इंडिया वालों को भरोसा ही नहीं है मुझ पर, तो बोल रहा हूँ मेरे को आता है, नहीं बनाने देंगे आपको, मत बनाओ। बाहर वाले को भरोसा है, अब मैं कैसे बाहर सर्विस दूँ।
एक ऑप्शन तो ये है कि मैं बाहर जाके उनकी लैब यूज़ करूँ, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज यहाँ पे है, मेरे पास एम्प्लॉयज़ यहाँ पे है, मेरे पास लैब यहाँ पे, तो मैं बाहर जाके क्यों करूँ। लेकिन अगर मैं इंडिया में करता हूँ, गवर्नमेंट टैक्स मांगने आ जाएगी। तो मेरे इस कारनामे को एक्सपोर्ट में कवर करने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे दिया, नोटिफाई किया सेक्शन 13 के अंदर कि बॉस अगर आप इस तरह की सर्विस दे रहे हैं जो किस कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू फार्मास्यूटिकल, तो हमने आपको हटा दिया, माफ़ कर दिया। तो क्या बोल दिया, एक तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड ट्रम्प साहब, सेकेंड एक्सपोर्ट की और जितनी भी कंडीशंस है वो सारी की सारी फुलफिल हो जानी चाहिए, सिवाय एक के कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर नहीं दिख रहा है ऐसा। तो हम लोग क्या मान लेंगे, रेसिपिएंट लोकेशन मतलब कौन, आउटसाइड इंडिया, हमारा काम बन जाएगा। ठीक, ये देखो वही सब है, तो पढ़ना बैठ के आराम से, ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, बायो एनालिटिकल स्टडीज़ क्या होते हैं, आराम से पढ़ना बैठ के। अच्छा, एक और सर्विसेज नोटिफाई की गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज़ करते हुए, क्या है ये, B2B मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजीन्स और कंपोनेंट्स और पार्ट्स। याद रहे, ऊपर बात थी सिर्फ दवाई बनाने वाली कंपनियों की, और यहाँ पे बात है सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट की, या उसके इंजन की, या उसके कंपोनेंट्स की, या उसके पार्ट्स की, सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की। कुछ और ओवरहॉल किया तो यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट कैसे आता है, जैसे आपका जहाज़ है, आपका एयर इंडिया का जहाज़ है, ज़रूरी है हमेशा वो जब देश के बाहर जा रहा है तो वहाँ से वापस आने के बाद इंडिया में ही ख़राब होगा, कहीं भी ख़राब हो सकता है। सेम जो बाहर के जहाज़ हैं, जो फ़्लाइट्स हैं, जो बाहर की फ़्लाइट्स हैं, ज़रूरी है कि वो इंडिया में ठीक रहेगी, बाहर जाके ख़राब होगी नहीं, तो कहीं भी ख़राब हो सकते हैं। तो इन पे जो काम किया जा रहा है वहाँ पे क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ देखो, सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीन्स एंड अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और पार्ट्स सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। The place of supply of services shall be the location of the recipient of services। recipient कहाँ का है उसके हिसाब से सिंपल है। अगर सपोज को मेरी कंपनी है, सपोज मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को एयरक्राफ्ट का इंजन ठीक करने को आता है, वो सच में आता है मेरे को, ठीक है। अब अगर मैं एयर इंडिया का जहाज़ ठीक कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ जहाज़, तो सिंपल रेसिपिएंट कहाँ का है, इंडिया का है, वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सपोज करो यही जहाज़ US गया हुआ है, अब मैं सपोज करो मैं वहीं पे रहता हूँ, अब मैं वहाँ पर ठीक कर रहा हूँ, रेसिपिएंट कहाँ, लोकेशन कौन सा है, इंडिया, वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये थे आपके दो पावर की यूज़ किए हुए नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा सेक्शन नंबर 13, कंप्लीट एंड कंप्लीट। नाउ सेक्शन 13 ख़त्म हो रहा है, चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा और सोना बाकी है। This chapter is slight boring. The section 13 is specifically slight boring, but एग्ज़ाम्स में टेस्ट होता है। अब इस सप्लाई ओवरऑल पूरा मिला के 14 से 15 मार्क का आता है, तो यू कैन नॉट मिस दिस। फाइन, चलते हैं और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब कैसा है ना, दीज आर फ्यू क्लैरिफिकेशंस, और याद रहे क्लैरिफिकेशंस आर नॉट treated या कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अमेंडमेंट्स। क्लैरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब डिपार्टमेंट ने लॉ बनाया, कोई नोटिफिकेशन निकाला, देश में झगड़ा होने लग गया, जगह जगह दंगे हो रहे, झगड़े हो रहे, कन्फ्यूजन हो रहे, दिक्कतें हो रही है, और कुछ चीज़ों पे लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट आया नोटिफिकेशन लेके, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं जो लॉ में लिखा उसका मतलब ये था, इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। अब ई का होवत है, ई का होवत है, याद है हमने सुना था लास्ट टाइम हमने चंद्रयान वगैरह लॉन्च किया था। वो चंद्रयान जो था
वो जो अपना रॉकेट था वो खुद का था या किसी और इसका लॉन्च किया था हमने? खुद का था। क्या हम इसरो में बैठ के सिर्फ खुद का ही सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, बाहर वालों का भी करते हैं? बाहर वालों का भी करते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया, तुम खुद देखो यहाँ पे देखो मज़ा क्या आएगा। सपोज करो तुम इंडिया में बैठे हो, इंडिया वाला ही, मैं इसरो हूँ। अब सपोज तुम एक साइंटिस्ट हो, ABC कंपनी तुम्हारा कंपनी है, तुमने को मस्त सा सैटेलाइट बनाया, वैसा लॉन्च करके दो ना मेरे को। मैं किधर का? सप्लायर कहाँ का? इसरो, इंडिया का। रिसिपेंट भी कहाँ का? इंडिया का। तो ये तो फिक्स है, सेक्शन 13 बीच में नहीं आएगा, सेक्शन 12 ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं सैटेलाइट छोड़ रहा हूँ रॉकेट के साथ में, वो कहाँ जा रहा है? आउटसाइड इंडिया नहीं, हो तो आउटसाइड अर्थ जा रहा है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? क्या बनेगा? रेसिपिएंट का लोकेशन, रेसिपिएंट कहाँ का है? इंडिया का। तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंडिया का ही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसरो की बात नहीं कर रहे, हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। ये इंडिया का ही कंपनी है, ये अंतरिक्ष को लेके बात कर रहे हैं। अ होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है टू इंटरनेशनल कस्टमर्स। अच्छा, पहले मैं ये वाला पढ़ता हूँ जो अपने सीखा भी अभी। where satellite launch services is provided to a person located in India, the place of supply of satellite launch services would be governed section 12(8) के हिसाब से and would be taxable under GST या UTGST या IGST whatever the case may be। सिंपल। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, कल को ट्रम्प साहब आ गए, साहब ये मेरा भी लॉन्च कर दो ना। आप सप्लायर किधर का? अंतरिक्ष तो इंडिया का। रिसिपेंट किधर का? बाहर का। अब देखो दोनों ही केस में सैटेलाइट छोड़ रहे हैं ना, वो तो पता नहीं कहाँ ही जा रहा है, वो तो इंडिया में नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं सप्लाई रिसिपेंट। तो रिसिपेंट कहाँ का उस केस में? इंडिया के बाहर का। सैटेलाइट कहाँ जा रहा है? बाहर में गया। अपना सर्विस का प्लेस क्या हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन आया, और ये अगर मैं नहीं पढ़ा था तो आपको उसका आंसर आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये लॉ नहीं है, ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन है जो लॉ के ज़रिए निकल के आता है। ओके, चलिए इसी के साथ और देखते हैं आगे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है ना तुमको? हाँ, इसमें एप्लीकेशन है ना। वहाँ अंडरस्टैंडिंग था, अंडरस्टैंडिंग में दिमाग दुखता है, घुटना भी दुखता होगा। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट टू क्लाइंट्स। कभी आप पोर्ट गए हो? पोर्ट बॉम्बे में भी है अपना पोर्ट, टाउन में नेवर, ठीक है। अच्छा, ये सुना है पोर्ट पे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, पता है वहाँ पे कार्गो हैंडलिंग की चीज़ें होती हैं, सामान अनलोड होता है, कभी कभी वहाँ से वेयर हाउस में शिफ्ट होता है, कभी कभी उसी दरिए के पास से लेके कस्टम ऑफिस तक लेके आते हैं। ये सब चीज़ें सर्विस होती है जो किसको देता है? पोर्ट देता है। किसको? कस्टमर्स को, ठीक है। उसी की बात हो रही है। अब यहाँ देखो ध्यान से, क्लैरिफिकेशन क्या आया? दैट सच सर्विसेज आर एंसिलियरी टू और रिलेटेड टू कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज एंड आर नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे झगड़े चल रहे थे पहले। कुछ लोग कहते थे कि ये पोर्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप इसको उसके हिसाब से ट्रीट करो। अब कुछ लोग कहते थे कि सही तो कंपोजिट सप्लाई है, वो जो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज दे रहा है वही तो ये सब काम कर रहा है, तो ये तो कंपोजिट सप्लाई है, जिसका प्राइमरी सप्लाई क्या है? कार्गो हैंडलिंग करना। इमूवेबल तो आना नहीं चाहिए इसमें। तो डिपार्टमेंट ने सिर्फ क्लैरिफाई करके क्या बोला कि ये एंसिलरी सर्विसेज है, सपोर्टिंग सर्विस है किसको? कार्गो हैंडलिंग को, बस। तो अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस विल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 12(2) और 13(2), यानी कि जनरल प्रोविजन, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक तो है नहीं इसको लेके। और अगर ये इमूवेबल में कवर हो जाता तो स्पेसिफिक प्रोविजन था उसमें जाना पड़ता। डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, वहाँ मत जाना, जनरल में जाना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला मस्त दिख रहा है, देख। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स
सेमीकंडक्टर एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM इंडस्ट्री। आसान भाषा में जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर को लेके, सब चीज़ों को लेके, उसमें झगड़े चल रहे थे बहुत सारे लोगों के। तो यहाँ देखो झगड़े क्या थे, देखो यहाँ पे द क्वेश्चन अराउज वेयर वेदर प्रोविजन ऑफ हार्डवेयर फोटोटाइप्स and samples and testing thereon lends these services the character of performance based services in respect of goods required to be made physically available by the recipient of the provider। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये बड़ी भयानक दिक्कत थी, ये इंडस्ट्री पागल हो गई थी इसके अंदर, जैसे अभी आप लोग हो गए हो। देखो यहाँ पे क्या है, A number of companies that are part of growing electronics, semiconductor and design manufacturing industry in India are engaged in the process of developing software and designing integrated circuits electronically by customers located overseas। हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। The customers electronically provides Indian development and design companies with design requirements and intellectual property blocks, IP blocks, reusable units of software logic and design layouts that can be combined to form newer designs। Based on this, the Indian company digitally integrates the various IP blocks to develop the software and silicon or hardware design। These designs are communicated abroad, either to the customer or a manufacturing facility for the manufacture of hardware based on such designs। In addition, software developed is also integrated upon the customized to this hardware। On some occasions, samples of such prototype hardware are then provided back to the Indian development and design companies to test and validate the software and design that has been developed to ensure that it is error free। क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो बात चल रही है हमारे हिंदू भाइयों की क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाइयों की बात चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का काम करते हैं, और हम कैसा है ना, हम इंडिया इज़ अ देश जहाँ पे बाहर वालों को लगता है कि लेबर्स बहुत चीप है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कई बार इंडियन कंपनीज़ को काम देते हैं सॉफ्टवेयर बनाने का। अब कई बार उनके पास डिज़ाइंस होती हैं रॉ फॉर्मेट में, या उनके पास उनके ओल्ड डिज़ाइन होती है जिसको लेके हम लोग यहाँ पे आगे और फॉर्मेशन करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं और बनाते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या होता है, कई बारी वो कहते हैं जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, जिस हार्डवेयर में हमने बनाया है, हम हमारे एक हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे हम आपको भेज रहे हैं, आप कृपया करके इसको टेस्ट करो अपने इंडिया में, फिर हमको दोबारा भेजो यहाँ पे। यानी कि वो भी R&D का पार्टी हो गया, रिसर्च का डिज़ाइन का पार्टी हो गया, एंड बाद में दोबारा मेरे को आप वहाँ पर भेज दो और हम लोग इसको यहाँ पर टेस्ट करके इस्तेमाल कर लेंगे। तो इंडिया में वो चीज़ क्या हो रहा है, मेन पार्ट डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो दिक्कत, वापस दिक्कत पढ़ो, दिक्कत क्या था। द क्वेश्चन अरोज वेदर द प्रोविजन ऑफ हार्डवेयर फोटोटाइप्स, वो जो हार्डवेयर वहाँ से आ रहा है ना टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए, एंड द सैम्पल्स एंड टेस्टिंग देयर ऑन lends दिस सर्विसेज टू द कैरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। सीखा था ना कि गुड्स अपने पास चाहिए काम करने के लिए, तो क्या वो जो सैंपल कुछ वहाँ से आ रहा है, क्या उसको हम ये मान लेंगे कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है या ना माने? ठीक है, समझा दिक्कत, समझिए अब जाके। In respect of goods required to be made physically available by the recipient to the provider। अच्छा, अगर ये मान लेते, देखो यहाँ दिक्कत क्यों और दिक्कत थी। हम प्रोटोटाइप तो वहाँ से लेके आए, इंडिया में सॉफ्टवेयर तंबूरा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तो बस एक प्रोजेक्ट के लिए लेके आए, दोबारा उसको वहीं भेज रहे हैं, यूज़ तो वहीं पे होने वाला है, यहाँ तो कुछ यूज़ ही नहीं होने वाला है। अगर हम लोग इसको परफॉर्मेंस बेस्ड में कवर कर लेते हैं, तो वो सेक्शन क्या बोलता था, द प्लेस वेयर परफॉर्मेंस इज परफॉर्म किधर हो रहा है, इंडिया में, तो क्या बन जाता प्लेस ऑफ सप्लाई, इंडिया। तो एक्सपोर्ट में कैसे काउंट करते हैं इसको? पॉइंट समझ में आ रहा है? जबकि यहाँ इंडिया में बैठ के हम काम किसके लिए कर रहे हैं, पूरा बाहर के लिए, तो भी बोलो उसको हम तो एक्सपोर्ट ही नहीं बोल पाते। तो हम इंडिया के लोग मोटिवेट कैसे होते बाहर वाले फिरंगियों के लिए काम करने के लिए? इसके लिए ये क्लैरिफिकेशन आया। देखो क्लैरिफिकेशन, समाधान क्या निकल के आया। It is clarified that the place of supply of software or design by supplier located in taxable territory यानी कि इंडिया to service recipient
फिरंगियों को आउटसाइड इंडिया बाय यूजिंग सैम्पल फोटोटॉप हार्डवेयर और टेस्ट किट्स इन अ कॉम्पोजिट सप्लाई where such testing is an ancillary supply is the location of the service recipient, यानी कि बाहर वाला ये नहीं देते ना, परफॉर्मेंस में ले लेते ना, तो सप्लाई का एक्सपोर्ट का पार्ट नहीं बन पाता। लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ कब, जब हम एंसिलरी की तरह दे रहे हैं, यानी कि मेन डिज़ाइनिंग वाले पार्ट के साथ दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, सपोज करो जैसे समझो बाहर किसी ने BMW वाले ने बाहर BMW बनाया, इंडिया में 100 गाड़ी भेज दिया, टेस्ट करो बताओ कैसा है। तो ये तुम्हारा मेन सर्विस ही क्या हो गया कि सब हो चुका है, तुम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो, मतलब तुम हमको एड़ा बना रहे हो, तुम वो वहाँ से खरीद के लाए हो, हमको झूठ बोल रहे हो कि तुम टेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा, द प्लेस फॉर वर्क इज डन, इंडिया ही पकड़। लेकिन अपने एग्जाम्पल में क्या था कि कार एग्जाम्पल, हाउ टू डिज़ाइन अ कार, वो सारा मुझे सॉफ्टवेयर मेरे को यहाँ पे दे दिया काम करने के लिए, और साथ में एक कार का सामान दे दिया, बना के देखो ज़रा कैसा बनता है, वो चलेगा। ठीक है, एंसिलरी हुआ तो हम एक्सपोर्ट ही मानेंगे, लेकिन तुम ऐसे एड़ा बना रहे हो ना तो एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। समझा क्या? शाबाश। इसी के साथ सारे क्लैरिफिकेशंस, इसी के साथ सारे सेक्शंस इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं अब, और ये चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है अब आपको करना क्या है, जैसे लास्ट टाइम बताया था, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट है लेट अस रिकैप्चुलेट पार्ट, ये बहुत ही मस्त पार्ट है, यहाँ पे पूरे चैप्टर का रिवीजन दिया हुआ है एकदम शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं खुद से, क्योंकि हमने चैप्टर पूरा करा लिया है। इसको रिवाइज करने के बाद अगर आप आगे जाएंगे और हाँ, यहाँ भी यू विल गेट टेस्ट योर नॉलेज। आई इंसिस्ट, आई ऑर्डर, आई रिक्वेस्ट, ये टेस्ट नॉलेज का पार्ट है ना, बच्चे इग्नोर करते हैं। बच्चे भगवान जाने किस किस की क्वेश्चन बैंक लाते हैं, कौन कौन सा ABC यूज़ करते हैं और उसी में लगे पड़े रहते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पब्लिक नहीं देखती है, ये नहीं देखती है। ये गिनती के क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन है खाली, ये देखने जाते हैं लोगों से। तो ये क्वेश्चन सारे देख लेना, कई बार ICAI स्ट्रेट अवे इन्हीं पीछे वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ लेता है, 4-4, 6-6 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेता है, और हम लोग धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना, भले ही आप इसको दोबारा तिबारा रिवाइज ना भी कर पाओ, बट एक बार देखा हुआ होगा ना, तो जब एग्जाम में आएगा तो कुछ तो क्लिक होगा। ठीक है, दैट्स इट, विल एंड दिस लेक्चर, सी यू सून इन अनदर लेक्चर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा, बाय बाय।